बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने लेबनान के ऊपर हमले का प्लान बनाया। उसने ऐलान किया है कि वो लेबनान में घुसेगा और ज़मीन कब्जाने की कोशिश करेगा। उसका मेन गोल है कि वो हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दे। ये वही गोल है जो 1982 में इसराइल का लेबनान पे फर्स्ट इन्वेजन से पहले था। ये वही गोल है जो 2006 में था, 2023 में था और अब 2026 में इसराइल को वही भूत एक बार फिर से सवार हुआ है। क्या हिजबुल्लाह को इसराइल सच में हरा सकता है? और लेबनान में अगर जंग छिड़ी तो ईरान हिजबुल्लाह की कौन सी ख़तरनाक मदद करेगा? टर्की और सीरिया लेबनान में किसका साथ देने वाले हैं? और क्यों आज तक पिछले 46 सालों में जितनी भी बार जंग हुई है लेबनान के अंदर इसराइल को हार ही मिली है? अब सबसे पहला सवाल कि जब इसराइल की ईरान के साथ ऑलरेडी लड़ाई चल रही है तो फिर वो लड़ाई को एक्सपैंड करके उसको लेबनान तक क्यों ले जा रहा है? वहाँ से भी एक थ्रेट ओपन क्यों कर रहा है? क्योंकि वो लेबनान के अंदर इस पैरामिलिट्री ग्रुप हिजबुल्लाह को अपने लिए सबसे बड़ा मिलिट्री थ्रेट मानता है जो कि उसके बॉर्डर्स पर मौजूद है। यानी उसका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है, लेकिन बॉर्डर्स पर मौजूद ये सबसे बड़ा दुश्मन है। वो बाकी देशों को इतना बड़ा दुश्मन नहीं मानता, ना उतना बड़ा ख़तरा मानता है। वो किस लिए? क्योंकि हिजबुल्लाह के पास इतनी मिलिट्री पावर है कि अगर इस्राएली आर्मी ईरान के साथ जंग में बिजी रहती है तो हिजबुल्लाह नॉर्थ के ऊपर हमला करके उस पर कब्जा कर सकता है। इस बात को दुनिया भर के मिलिट्री एनालिस्ट और इसराइल दोनों एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए उनके एक पुराने ऑफिशियल ने एक बार हिजबुल्लाह के फॉर्मर चीफ हसन नसरल्लाह को कहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नॉर्थ। वो इसलिए क्योंकि जब हिजबुल्लाह चाहता है नॉर्दर्न इसराइल खाली हो जाता है। जब हिजबुल्लाह के साथ इसराइली आर्मी का सीज फायर होता है तब जाकर पॉपुलेशन वहाँ वापस लौटती है। जब हिजबुल्लाह एक बार ऑर्डर दे दे वहाँ पॉपुलेशन अपने आप छोड़कर उस जगह को चली जाती, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी आर्मी हिजबुल्लाह के हमलों से हमें नहीं बचा पाएगी। इसराइली आर्मी हिजबुल्लाह से डरती है। उसे मालूम है कि वो नॉर्थ पर कब्जा कर सकता है। वो उतना बड़ा ख़तरा अपने लिए लेबनी स्टेट और आर्मी को नहीं मानते जितना बड़ा ख़तरा हिजबुल्लाह को मानते हैं। इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं हिजबुल्लाह उनके ऊपर अटैक करके उन्हें कमज़ोर ना कर दे, इसलिए पहले हम ही हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करके उसको कमज़ोर कर देते हैं या फिर ख़त्म कर देते हैं। कहीं ये जो जंग चल रही है अगर ये बढ़ गई तो इसमें वो हमारे लिए हार का सबब ना बन जाए, और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर इसराइल जिसके पास वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, 5th जनरेशन जेट्स हैं, एडवांस वेपन्स हैं, रेडार सिस्टम्स और जैमर्स हैं, वो एक लेबनीज ग्रुप को अपने लिए थ्रेट क्यों मानता है? ऐसा ग्रुप जिसके पास उसकी अपनी सोसाइटी के सिर्फ एक सेक्ट के लोग हैं, लेबनीज शिया, उसके बावजूद भी इसराइल उसे अपने लिए एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। सबसे पहली बात, वो सिर्फ एक ग्रुप नहीं है। वो कैसे, ज़रा समझो। हिजबुल्लाह पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर नॉन स्टेट एक्टर है। मतलब एक ऐसी ताकत जिसके पास स्टेट तो नहीं है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। दुनिया भर में जितने भी आर्म्ड ग्रुप्स हैं सबसे ताकतवर हिजबुल्लाह है। पॉइंट नंबर 1, इसराइल और अमेरिका हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करते हैं, लेकिन अपनी कंट्री के अंदर उसके पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी भी है और कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड मिलिट्री पावर है, वो भी 1 लाख की एक्टिव आर्मी के साथ। और ये ग्रुप बैटल हार्डेंड है। इसने इराक, सीरिया, यमन और आसपास के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में जंगें लड़ी हैं। इस ग्रुप के पास इतना एक्सपीरियंस है जितना किसी कंट्री की आर्मी के पास नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में एक्टिवली मुलव्विस था। अब इसके बाकी सारे जो मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसमें क्या रोल था, सही या गलत, ये बात जस्टिफाई करना या इस बात पर ओपिनियन देना मेरा काम नहीं है, वो आप समझ लेना। मेरा काम आपके सामने फैक्ट रखना है। और इंटरनेशनली इस बात को दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये ग्रुप बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन हिजबुल्लाह की ताकत का अंदाज़ा पूरी दुनिया के एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स सिर्फ उसके नंबर्स से नहीं लगाते, उसके पास दुनिया के सबसे बेहतर हथियार भी हैं। ऐसे हथियार जो कई बार किसी देश की आर्मी के पास नहीं होते, वो हथियार हिजबुल्लाह के पास हैं। सबसे पहले हिजबुल्लाह के पास एक बहुत बड़ा मिसाइल आर्सेनल है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से 2 लाख के करीब रॉकेट्स हैं जो ऑल ओवर इसराइल में कहीं पर भी अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। यानी इसराइल में कहीं पर भी हमला करने के लिए उन्हें सोचना नहीं। और ये आपने देखा अभी कुछ दिनों पहले 200 रॉकेट्स एक ही दिन में फायर किए गए थे। जंग के वक्त ये इसराइल के लिए कहर बन सकते हैं। फिर ईरान ने अपने ख़तरनाक बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और गाइडेड मिसाइल्स हिजबुल्लाह को सौंप रखे हैं। पहले तो सारे हथियारों को ईरान से लेबनान हिजबुल्लाह के पास भिजवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि बीच में सीरिया पड़ता था और सीरिया में बशर अल-असद की हुकूमत थी जिसकी ईरान के साथ बहुत अच्छी जमती थी, इसलिए बहुत आसानी के साथ ये हथियार वहाँ पहुँच जाते थे। लेकिन इस वक्त हथियारों के पहुँचने में डिसरप्शन आ गया है, क्योंकि सीरिया के अंदर गवर्नमेंट बदल गई है और नई गवर्नमेंट हिजबुल्लाह के साथ 36 का आंकड़ा रखती है। पर उसके बावजूद भी डिसरप्शन आया है, हथियार जाने रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हिजबुल्लाह जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है वो भी लेटेस्ट हथियार हैं जो जल्द ही ईरान से लेबनान पहुंचे हैं।
हिजबुल्लाह के पास सदर्न लेबनान में टनल्स और बंकर्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसे उसने वियतनाम वॉर को डीपली स्टडी करके बनवाया है। इस वक्त इनका कमांड स्ट्रक्चर बहुत प्रोफेशनल और स्ट्रांग है। इस बात को इंटरनेशनल मिलिट्री एनालिस्ट कहते हैं। हथियारों के स्टॉक्स को आप एक बार देखो। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके पास फातेह 110 है, फिर M600 है, स्कड मिसाइल्स हैं, कत्यूशा रॉकेट्स हैं, ज़ेलज़िल 2 है, C802 एंटी शिप मिसाइल भी है, उसके बाद कॉर्नेट है, मैटिस M है, साथ में टॉ मिसाइल भी है। अगर कोई ग्राउंड इन्वेजन करता है तो उसके मिलिट्री व्हीकल्स का क्या हाल होगा इन हथियारों से, ये आपको एक बार सर्च करना चाहिए और मिलिट्री एक्सपर्ट से पूछना चाहिए। फिर ड्रोन्स हैं, अबाबील, फिर शाहिद ड्रोन है, शाहिद 136। ये एक ऐसा ड्रोन है जो सिर्फ $10,000 में बन जाता है और नुकसान पहुंचाता है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के वेपन्स को, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स को। बहुतों को ये पूरी तरह तबाह कर देता है। इसकी नकल अमेरिकन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने इसकी नकल बनाई है मिडिल ईस्ट के लिए, लूकस, लेकिन ये फिर भी शाहिद को टक्कर नहीं दे पा रहा है। साथ में हिजबुल्लाह के पास रशियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी है, वो भी या तो स्मगल करके या फिर रशिया के जो बैक्ड ग्रुप्स हैं जिनको वो अपनी कंट्री में दूसरों के साथ डील करने के लिए बनाता है या कई बार दूसरे मुल्कों में भेजता है, रशिया का नुमाइंदा बनाकर उन ग्रुप से डील करवा देता है और अपने हथियार हिजबुल्लाह तक पहुंचा देता है। तो फिर जंग में क्या होगा इन हथियारों के बाद? मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसराइल के लिए ब्लंडर होगा। चाहे इसराइल गलीली में लड़ाई करे यानी हिजबुल्लाह अटैक करे या फिर इसराइल अटैक कर दे सदर्न लेबनान पे, दोनों सिचुएशंस में ब्लंडर होगा और इसराइल को बहुत ज़्यादा मिलिट्री लॉस होने वाला है। एक्सपर्ट्स इसलिए ऐसा कहते हैं कि इसराइली आर्मी को ज़्यादा लॉस होगा क्योंकि इसराइली आर्मी कुछ स्ट्रेटजीज से लड़ाई लड़ती है, जिसमें सबसे पहला है एयर स्ट्राइक्स करें सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर और साथ में हिजबुल्लाह या जिस भी ग्रुप से या आर्मी से वो फाइट कर रहे हैं, जब इन सबको एक साथ मारा जाएगा तो डेथ टोल बढ़ेगा और सामने वाली ग्रुप, आर्मी या फिर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। उससे वो लोग जंग को रोकेंगे या इनकी डिमांड्स को मान लेंगे परेशान होकर। ये इनकी मेन स्ट्रेटजी है। लेकिन जब भी लड़ाई अर्बन वॉरफेयर या फिर गुरिल्ला वॉरफेयर की आती है, इसराइली आर्मी उसमें वीक पड़ जाती है। ये 2006 की वॉर में भी हुआ था। अर्बन वॉरफेयर मतलब एक ऐसी लड़ाई जो गन्स से सिटीज़ और टाउन्स में होती है। वहाँ पर बिल्डिंग्स का सहारा लेकर, आसपास के एरियाज़ और घरों का सहारा लेकर अटैक किया जाता है सामने वाली आर्मी के ऊपर। यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें काम आएंगी, आपकी गन, आपकी काबिलियत। यानी कि सामने वाली आर्मी के पास कितने ही अच्छे इक्विपमेंट्स, कितने ही अच्छे मॉडर्न वेपन्स क्यों ना हो, लेकिन वहाँ सिर्फ उसकी गन उसके काम आने वाली है, इसके काम भी इसकी गन आने वाली है। और ऐसी फाइट का इस ग्रुप को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। दूसरी स्ट्रेटजी है गुरिल्ला वॉरफेयर। इसमें आपको स्कोप को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। सिटीज़, टाउन और विलेजेस में जो जंग की जाती है उसमें भी अगर हिट एंड रन कर दिया जाए, मतलब मारा और भाग गए, उसके बाद इंतजार किया कब आपको दुश्मन मिले, फिर से उसको मारा और फिर से गायब हो गए, ये उसी स्ट्रेटजी में काउंट होगा। लेकिन साथ में इसमें जंगल्स, बंकर, टनल्स और उन सारी जगहों का इस्तेमाल किया जाएगा अपनी कंट्री के अंदर, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो और वहां से हमला करके वापस जा सकते हो। हर बार गुरिल्ला वॉरफेयर किसी भी इन्वेडिंग आर्मी के ऊपर बहुत भारी पड़ता है। यानी कि अगर इसराइल लेबनान के ऊपर अटैक करता है और वहां जाकर जंग करता है तो हिजबुल्लाह के पास बहुत सारे प्लस पॉइंट्स होंगे। ये वैसी लड़ाई होगी जैसे अफगानिस्तान में जो मुखालिफ ग्रुप थे वो अमेरिका के ऊपर करते थे, फिर जो वियतकॉन्ग्स थे वो अमेरिका के ऊपर करते थे। पूरी दुनिया में इस तरह की जंगें लड़ी गई हैं। इन्वेडिंग आर्मी कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, कितने उनके पास अच्छे हथियार, एडवांस वेपन सिस्टम्स क्यों ना हो, वो लोग इस तरह की जंगों में हारते हैं। तो गुरिल्ला वॉरफेयर और अर्बन वॉरफेयर, इन दोनों में इसराइली आर्मी को बहुत लॉस होगा। इसीलिए एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं। ये एक नहीं, मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं आपके सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस इन्वेजन के बाद पहले तो जंग लड़नी मुश्किल होगी, फिर उसके बाद इसराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, ना सिर्फ इसराइल के ऊपर बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, क्योंकि यूरोपियंस इस जंग को लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल को इनडायरेक्टली अग्रेसर बोल रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ जर्मनी ने कहा है कि इस वक्त हम यूनाइटेड स्टेट्स का इस जंग में साथ नहीं देंगे क्योंकि ये उसकी जंग है, हमारी जंग नहीं है। स्पेन ने मना कर दिया है। फ्रांस साथ देगा नहीं क्योंकि उसके लेबनीज स्टेट के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। क्यों नहीं साथ देगा? क्योंकि फ्रांस ने ये तो कहा है कि हिजबुल्लाह का डिसआर्ममेंट होना चाहिए, लेकिन साथ में वो ये भी ऐड करता है कि वो लेबनीज स्टेट के साथ बातचीत करके होगा। ना तो लेबनीज गवर्नमेंट और आर्मी को हिजबुल्लाह से लड़ना चाहिए और ना ही किसी फॉरेन पावर को, वो बातचीत करके डिसआर्ममेंट कर लें। इसके लिए जंग नहीं करवाएगा फ्रांस और उसका साथ भी नहीं देगा। यूनाइटेड किंगडम बिल्कुल कंफ्यूजन में है, वो किसी का साथ नहीं देना चाह रहा है। एक हिसाब वो भी ना कर चुका है। इटली भी मना कर चुका है। यूक्रेन ऐसी हालत में कि उसकी मदद करना ना करना सारी चीज़ें बराबर हैं। बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के मिलिट्रीली कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स को यूरोप से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है और ईरान यही चाहता है कि यूरोप से कोई सपोर्ट ना मिले।
अगर यूरोपियन कंट्रीज साथ में भी यूनाइटेड स्टेट्स की कई जगह गई हैं, वहां पर भी ये मिलिट्रली फेल हो गए हैं। अगर कोई लॉन्ग वॉर हुई है तो यहां पर वो साथ भी नहीं दे रहे। यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट इतना वल्नरेबल हो गया है कि वो बार बार एक बात को घुमा के बोलता है, उसके बाद उसी बात को काट देता है अपनी सेम स्पीच में। 20 मिनट की स्पीच होगी तो जो बात उसने पहले बोली है वो लास्ट में अपनी ही बात को गलत साबित कर देगा। तो अगर इजरायली आर्मी लेबनान के ऊपर अटैक करती है तो ईरान अग्रेसिवली ये कोशिश करेगा कि वॉर ऐसी लगे जैसी रीजनल वॉर हो गई है, और इसे यूरोपियन कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज मिलकर रोकने की कोशिश करें, सीज फायर करवा दें। वो इसलिए क्योंकि वो जंग तो लड़ना चाहता है लेकिन अकेले इसराइल से, ईरान वर्सेस इसराइल, ताकि वो अपने एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस और अपनी पावर से इसराइल को क्रिपल कर दे। लेकिन जब भी बात यूनाइटेड स्टेट्स की और यूरोपियन कंट्रीज की आएगी कि ये साथ में मिलकर आकर ईरान को बर्बाद करें, तो ईरान ये कोशिश करता है कि सीज फायर हो दबाव से। ईरान का जंग में एक और इंपॉर्टेंट रोल होगा कि वो हिजबुल्लाह को बैक करेगा, फाइनेंशियली, मिलिट्रली, वेपन्स से, हर उस तरह से मदद करेगा जहां पर मदद पॉसिबल होगी। इस वक्त भी बहुत सी रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर रही है कि हिजबुल्लाह का जो कमांड स्ट्रक्चर है उस पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी ईरान की मेन आर्मी वो खुद कंट्रोल कर रही है। इसके सारे बड़े हाई रैंकिंग ऑफिसर्स यानी कि मेजर्स, जनरल्स, कॉर्नल्स, कमांडर्स, इन सारी पोस्ट को इस वक्त IRGC के कमांडर्स और एक्सपीरियंस्ड लोग हिजबुल्लाह के अंदर चला रहे हैं। अब रीजनल मुस्लिम कंट्रीज का इस जंग में क्या रोल होगा? रोल वही होगा जो इस वक्त है, बुत बनकर तमाशा देखना। सऊदी, कतर, कुवैत, बहरीन, UAE, ये सारी कंट्रीज वही करेंगी। आगे चलकर भी अगर लेबनान के अंदर जंग होती है तो उसको ऑफिशियली कंडेम किया जाएगा, उल्टा सीधा बोला जाएगा इसराइल को, लेकिन उसके आगे ये कंट्रीज कुछ नहीं करेंगी। एक चीज़ मुझे ऐसी लगती है कि इस बार सऊदी, कतर, कुवैत, बहरीन, मिडिल ईस्ट की इन सारी कंट्रीज़ ने जब इनके ऊपर अटैक्स हुए ईरान के, तो उसका जवाब ना देकर या उस पर कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट ना देकर ये एक हिसाब ईरान के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि जब जब यूनाइटेड स्टेट्स ने ऐसा कोई दावा किया अपनी तरफ से कि हमारे साथ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हमसे कह रही हैं कि ईरान के ऊपर और हमले करो। अभी एक रिपोर्ट 1-2 दिन पहले की है न्यूयॉर्क टाइम्स की, जिसके अंदर ये दावा किया गया था कि सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा खफा है ईरान से जो उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं, और इसको लेकर उसने अमेरिका से ये बोला है कि ईरान के ऊपर अमेरिका को और अटैक्स करने चाहिए क्योंकि वो अग्रेशन दिखा रहा है सऊदी अरब और बाकी सारी गल्फ कंट्रीज़ के खिलाफ। लेकिन फ़ौरन सऊदी ऑफिशियल्स ने इस खबर को डिनाई कर दिया। ना सिर्फ सऊदी ने बल्कि बाकी सारी कंट्रीज़ के ऊपर भी जब इस तरह की बात वेस्टर्न मीडिया में छापी गई है तो उन लोगों ने फ़ौरन इसको डिनाई किया है ताकि वो कभी भी इस जंग में एक्टिव नज़र ना आए। इस वक्त वेस्टर्न मीडिया प्रोपेगेंडा मशीन बना हुआ है, वहाँ से अगर आप कोई भी न्यूज़ कंज्यूम करते हैं तो आप एक गलत ओपिनियन बना लेंगे वॉर के बारे में या किसी दूसरी चीज़ के बारे में। तो आपको हमारी TMP न्यूज़ ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए। वहाँ पर आपको लाइव अपडेट्स मिलती हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे पर और दुनिया भर के बहुत सारे मुद्दों पर। वहाँ पर आर्टिकल्स, एनालिसिस अपलोड होती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन काम को प्रोफेशनल बनाने के लिए, अपने स्कोप्स को बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे और हर मुद्दे पर हम आ सकें, हमें अपने इस छोटे स्टाफ को बड़ा करना होगा और इसमें प्रोफेशनलिज्म लाना होगा। तो आपके लिए मैंने एक वॉलंटियर सब्सक्रिप्शन प्लान बनाया है। आप में से जितने भी लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें। अच्छा, ये कंट्रीज़ तो कुछ करने वाली नहीं है, लेकिन 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इस जंग में मुलव्विज़ रहेंगी पर्दे के पीछे से, तुर्की और पाकिस्तान। वो क्यों? सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट के बावजूद भी पाकिस्तान साइलेंट है और वो ऐसे स्टेटमेंट निकाल रहा है जो सऊदी अरब और ईरान के बीच में एक बैलेंस बना रहे हैं, क्योंकि उसके लिए वो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है। ये चीज़ मैं ऐसी नहीं बोल रहा, इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि ऐसा क्यों है, क्यों इसराइल और अमेरिका का वो अगला टारगेट है। उस वीडियो को आप जाकर देखो, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और दूसरा रहा तुर्की के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, उसके मिलिट्री बेसिस पर जहां यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी है, उसके बावजूद भी वो कोई अग्रेसिव स्टेटमेंट ईरान के खिलाफ नहीं दे रहा। और इन सब के बीच प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान इस्लामिक यूनिटी की बात कर रहे हैं कि हम सब एक हैं, हम शिया सुन्नी नहीं हैं, हम अरब, तुर्क, कुर्द और फारसी नहीं हैं, हम सारे लोग मुसलमान हैं, हमारे आइडियल्स, हमारे बुजुर्ग सब सेम है। इस बात के बहुत गहरे मायने हैं। तुर्की इस बात को जानता है कि यूनाइटेड स्टेट्स उसे अपने खेल का हिस्सा बनाना चाह रहा है और अगला टारगेट अगर ईरान के बाद पाकिस्तान होगा। जब इन दोनों से वो छूट जाएंगे तो फिर तुर्की की बारी आएगी। बेस होगा ग्रीस, लेकिन ये सारे मिलकर उसे तबाह करेंगे और रीज़न उसका भी सेम होगा कि तुर्की एक मुसलमान देश है, मुसलमान देश ताकतवर नहीं होना चाहिए। ये वेस्टर्न फिलॉसफी है, सिंपल सी फिलॉसफी। एक और कंट्री है जिसका रोल इस जंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस वक्त उसकी ऐसी कोई स्टैंडिंग नहीं है कि वो कोई साइड ले और मोस्ट प्रोबेबल वो कंट्री न्यूट्रल रहेगी, लेकिन फिर भी उसके एक्शंस डिपेंड करते हैं कि टर्की क्या करेगा।
वो है सीरिया। अगर टर्की साथ देता है इस जंग में लेबनान का, तो फिर सीरिया रास्ता देगा, सीरिया हेल्प करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस वक्त एचटीएस की लीडरशिप कंप्लीटली टर्की के हाथ में है। टर्की उसको फुली कंट्रोल करता है। एक्सपर्ट्स सीरिया में एचटीएस की जीत को टर्की की एक बहुत बड़ी जीत समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल, दो कंट्रीज रशिया और चाइना, ये किस साइड रहेंगी और ये क्या करेंगी? आपको सामने से तो ये नजर आएगा कि डिप्लोमेटिक मॉरल सपोर्ट देंगी कि जंग बंद करो, इसे कंडेम करेंगी, लेकिन पीछे से चाइना और रशिया दोनों ही लेबनान में हथियार भेजेंगे। रशिया की तो हिस्ट्री रही है भेजने की, और ईरान में चाइना के हथियार पहुंच जाते हैं। उनके पास इस वक्त ऐसे मिसाइल्स हैं, ऐसे सिस्टम्स हैं जो चाइना से आए हैं और इन्हीं 2-3 सालों में आए हैं। इस वीडियो में बस इतना था। वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।